तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस खास पल से जब अंजलि को अमन के कमरे में लाया जाता है। कमरे में चारों तरफ अमन की यादें बिखरी होती हैं, उसकी तस्वीरें, उसकी किताबें और उसकी छोटी छोटी चीजें। अंजलि जैसे ही कमरे में प्रवेश करती है, उसकी नज़र सीधे अमन की एक बड़ी तस्वीर पर जाती है। तस्वीर देखते ही उसकी आंखों के सामने मानो पूरी जिंदगी घूमने लगती है। उसे याद आने लगता है वो दिन जब अमन ने उसके माथे पर पहली बार सिंदूर भरा था और उसे अपनी जीवन संगिनी बनाया था। उस पल की मासूम खुशी, अमन की आंखों में छलकता प्यार और अंजलि के चेहरे की मुस्कान, सब कुछ मानो फिर से जीवित हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृतियों के दरवाजे खुलने लगते हैं। उसे याद आता है कि किस तरह अमन ने राजपूत परिवार से लड़कर उसे बचाया था। कैसे हर मुश्किल घड़ी में अमन उसकी ढाल बनकर खड़ा रहा। उन दोनों की हंसी खुशी से भरी जिंदगी, उनका साथ बिताया हर लम्हा जैसे अब भी उसी कमरे की दीवारों में गूंज रहा हो। अंजलि का दिल इन यादों से भर आता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसी वक्त अचानक से वहां सारिका आ जाती है। सारिका के चेहरे पर साफ झलक रहा होता है कि वो अंजलि को इस हालत में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो गुस्से में अंजलि के पास पहुंचती है और बिना कुछ सोचे समझे उसे जोर से धक्का दे देती है। अंजलि व्हीलचेयर से धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। यह नज़ारा इतना खतरनाक होता है कि वहां मौजूद हर कोई दंग रह जाता है। अंजलि का सिर जोर से जमीन से टकराता है और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि अब उसकी जिंदगी की डोर हमेशा के लिए टूट जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान चाहे तो इंसान की किस्मत बदल सकती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। जिस हादसे को देखकर सबको लगता है कि अब अंजलि खत्म हो गई, उसी हादसे की वजह से उसका दिमाग अचानक तेजी से सक्रिय हो उठता है। उसके दिमाग में दबे हुए सारे राज, सारे किस्से और सारी यादें एक एक करके लौटने लगती हैं। अंजलि को याद आता है कि वो कौन है, किस मकसद से जी रही थी और किसके लिए संघर्ष कर रही थी। उसे एक एक करके अपने सारे केस याद आने लगते हैं। कैसे उसने कभी हार न मानते हुए राघव सिंह राजपूत को कोर्ट के अंदर हराया था। उस दिन अदालत में उसकी दलीलों के आगे पूरा राजपूत परिवार घुटनों पर आ गया था। उस वक्त अमन उसके साथ खड़ा होकर उसे ताकत दे रहा था। इसके बाद अंजलि को याद आता है युवराज सिंह ठाकुर का काला सच। कैसे उसने पद्मा को बुरी नज़र से देखा था और उसे परेशान किया था। लेकिन अंजलि ने पूरी हिम्मत के साथ पद्मा को उस मुसीबत से बाहर निकाला था। उसकी बहादुरी ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक वकील ही नहीं, बल्कि औरतों की आवाज़ भी है। अंजलि का दिमाग जैसे जैसे खुलता जाता है, वैसे वैसे वो अतीत की हर घटना को साफ साफ देख पाती है। उसे याद आता है कि अमन ने उसकी जान बचाने के लिए कितनी बार मौत से लड़ाई की थी। उसे वो पल भी याद आता है जब पूरा राजपूत परिवार उसके खिलाफ खड़ा था, लेकिन अमन और अंजलि की जोड़ी ने हर मुश्किल का सामना किया था। यही नहीं, उसे वो रात भी याद आती है जब राघव सिंह राजपूत ने तय कर लिया था कि वो अंजलि को खत्म कर देगा। लेकिन अंजलि की तेज दिमागी चालों और अमन की बहादुरी ने मिलकर उसका प्लान नाकाम कर दिया था। लेकिन यादों की यह लड़ी यहीं खत्म नहीं होती। अंजलि को सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। कैसे राजपूत परिवार ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, कैसे उसकी और अमन की खुशियों को छीनने की कोशिश की थी और किस तरह अमन ने हर बार उसकी जिंदगी को बचाया था। आज जब वो व्हीलचेयर से गिरी और सिर पर चोट लगी, तो मानो उसके दिमाग का वो बंद दरवाज़ा खुल गया जिसमें सारी यादें कैद थीं। अब उसे सब कुछ स्पष्ट याद है, अपना अतीत, अपने संघर्ष और अपने दुश्मन। तो दोस्तों, कहानी का दूसरा हिस्सा वहीं से शुरू होता है जहां पहले हिस्से का ड्रामा खत्म हुआ था। राजपूत परिवार और ठाकुर परिवार की चालें एक एक कर सामने आ रही थीं और अंजलि की याददाश्त लौटने के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। राजपूत परिवार को लग रहा था कि अब अंजलि को दबाना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय और भी खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। राजपूत परिवार ने सोचा कि अगर सीधे हाथों से अंजलि को नहीं रोका जा सकता तो उनके गुंडे ये काम कर देंगे। वे यह मानकर चलते हैं कि अंजलि अभी भी कमजोर है और व्हीलचेयर पर बैठी लड़की 4 गुंडों का क्या कर पाएगी। लेकिन जैसे ही ये गुंडे अंजलि के पास पहुंचते हैं और उस पर वार करने की कोशिश करते हैं, तभी सारा खेल पलट जाता है। अंजलि अचानक पूरी ताकत से उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों में 21 साल पहले वाली वही ज्वाला नजर आने लगती है। एक एक कर वो सभी गुंडों को ऐसा सबक सिखाती है कि पूरा राजपूत परिवार हिल जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 21 साल से व्हीलचेयर पर बैठी, कमजोर सी दिखने वाली महिला इतनी ताकतवर तरीके से पलटवार कर सकती है। वो एक एक गुंडे का हाथ पकड़कर उन्हें धड़ाम से जमीन पर पटक देती है। कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता। मानो अंजलि ने साबित कर दिया हो कि अगर अदालत में उसकी जुबान चलती है, तो बाहर उसके हाथ भी किसी से कम नहीं।
यह नज़ारा देखकर आरती और गणेश अवस्थी दंग रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे सोचने लगते हैं कि आखिर अंजलि में इतनी ताकत कहाँ से आई। जो महिला 21 साल से सिर्फ पानी, खीर और हल्की फुल्की चीजें खा रही थी, जो दिन रात अपनी व्हीलचेयर पर निर्भर थी, वो अचानक 4 गुंडों को धूल चटा देती है। आरती इस पल को देखकर गर्व से भर उठती है। वो सीधा राघव सिंह राजपूत को ललकारते हुए कहती है, नवरात्रि के बाद मेरी मम्मी कोर्ट के अंदर वापसी करेगी और उस दिन सिर्फ राजपूत परिवार ही नहीं, ठाकुर और राजवंशी परिवार भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। आप सबने जो किया है उसका हिसाब अब आपको चुकाना होगा। ये सुनकर पूरा राजपूत और ठाकुर परिवार सकते में आ जाता है। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अब उनका खेल खत्म होने वाला है। लेकिन असली सवाल ये था कि आरती इस काम को कैसे अंजाम देगी। कहानी यहीं से नए ट्रैक पर बढ़ती है। दृश्य बदलता है और हम आरती को फोन पर भजन सिंह से बात करते देखते हैं। आरती गुस्से में उससे सवाल करती है, आपने तो कहा था कि आप मेरे पापा के कातिल का सच सामने लाओगे, लेकिन पूरी बारात हो गई, पूरा प्रोग्राम निपट गया और अब तक आपने कुछ नहीं बताया। क्या आप मेरे साथ कोई गंदा मजाक कर रहे हैं? भजन सिंह शांत आवाज में कहता है, आरती तुम बेवजह हाइपर हो रही हो। समय आने पर तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। तुम्हारे पापा का कातिल इसी प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। वो सरेआम सबके सामने घूम रहा है, बस तुम्हें पहचानने की देर है। ये सुनते ही आरती के होश उड़ जाते हैं। उसे अपने नानू की कही हुई बात याद आती है कि उसके पापा का कातिल ठाकुर परिवार में से ही कोई है। उसका शक युवराज सिंह ठाकुर और चंद्रभान ठाकुर पर जाता है। लेकिन समस्या ये थी कि आरती के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उसके पास केवल मोबाइल की एक रिकॉर्डिंग थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग युवराज आसानी से झुठला सकता था, कह सकता था कि यह आवाज़ उसकी नहीं है। इसलिए आरती ने फैसला किया कि वो जल्दबाजी में किसी पर इल्जाम नहीं लगाएगी। वो चुपचाप अपना रिसर्च करेगी और असली कातिल को पकड़कर ही दम लेगी। इधर राजवंशी परिवार आरती के पास आता है। वे आरती से कहते हैं कि अगर उसे वेद से शादी करनी है तो उसे कली को छोड़ना ही पड़ेगा। कली बार बार 2 करोड़, 2.5 करोड़ और 5 करोड़ की मांग कर रही थी। वे साफ कहते हैं, आरती अगर तुम वेद से सचमुच प्यार करती हो तो ये सौदा मान लो। कली को पैसे दो और उसे हमेशा के लिए दूर भेज दो। आरती को इस पूरी बात में कहीं न कहीं चालबाजी की बू आती है। उसे लग रहा था कि कली सिर्फ एक मुहरा है और असली खेल कोई और खेल रहा है। उधर अंजलि को राजपूत परिवार की बहू अमन के कमरे में लेकर जाती है। वहां अंजलि की आंखों के सामने अमन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो उन पलों को याद करती है जब अमन ने राजपूत परिवार से लड़कर उसकी जान बचाई थी। उसे कोर्ट के अंदर जीत मिली थी और उसी खुशी में अमन ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था। तभी ठाकुर परिवार की बहू चंद्रिका आती है और गुस्से में अंजलि को धक्का देकर गिरा देती है। सब चौंक जाते हैं। तभी राजपूत परिवार की दूसरी बहू सारिका बीच में आती है और कहती है, चंद्रिका तुम ये क्या कर रही हो? अंजलि हमारे परिवार का हिस्सा है, तुम उसे ऐसे धक्का कैसे दे सकती हो? लेकिन चंद्रिका अपनी जिद पर अड़ी रहती है। इसी गिरने के दौरान अंजलि के दिमाग में फिर हलचल होती है और उसकी याददाश्त पूरी तरह लौट आती है। अब उसे अपने अतीत का हर सच याद है। इसी बीच कहानी वेद और कली की ओर मुड़ती है। वेद गुस्से में कली को 2 करोड़ का चेक देता है और कहता है कि वो उसे पैसे लेकर हमेशा के लिए दूर चली जाए। लेकिन कली उसे चिढ़ाते हुए कहती है, वेद जी आपने अपनी पत्नी की कीमत सिर्फ 2 करोड़ लगाई, आप चाहे तो बोली और बढ़ा सकते थे। वेद गुस्से में कहता है, ठीक है 3 करोड़ लो, 5 करोड़ लो, चाहे जितना ले लो, लेकिन मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। कली हंसते हुए आरती से कहती है, देखा आरती तुम्हारे होने वाले पति ने तुम्हारी नीलामी लगा दी, तुम्हें 5 करोड़ में तोल दिया। ये सुनकर आरती का दिल टूट जाता है। वो गुस्से और दुख में वहां से चली जाती है। रास्ते में उसका टकराव एक वेटर से हो जाता है और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। यह वही कपड़े थे जो वेद ने खास उसके लिए खरीदे थे। तभी सारिका आकर आरती को चिढ़ाती है, ओ नो आरती तुम्हारी तो ड्रेस खराब हो गई, अब क्या करोगी? तुम्हारे पास तो और कपड़े भी नहीं होंगे, जाओ ऊपर अमन के कमरे में जाकर अपने पुराने कपड़े पहन लो, वैसे भी तुम पर अमीरों के कपड़े जचते ही नहीं। आरती गुस्से से कहती है, क्या मुझे यहाँ सिर्फ बेइज्जती के लिए बुलाया गया है? मेरी मम्मी कहाँ है? सारिका मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी मम्मी ऊपर अमन के कमरे में बैठी हैं, जाओ उनसे मिल लो और वही पुराने कपड़े पहनकर वापस आ जाना। इसी ताने के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन आने वाले ट्रैक में जो खुलासे होने वाले हैं वे कहानी को पूरी तरह बदल देंगे।